नमस्कार मित्रों, मैं अनुराधा मिश्रा आप सबका अपराजिता की वेदना भाग 9 में स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं अपराजिता के जीवन में अब आगे क्या हुआ। मैं अपराजिता अपने जीवन के अतीत में आए तमाम तरह के उतार चढ़ाव से आप सभी को अवगत कराते आ रही हूँ। स्त्री को ईश्वर प्रदत्त कुछ गुण मिले हैं: मातृत्व, सहनशीलता, धैर्य और गृहस्थ कुशलता इत्यादि। एक स्त्री को दुख कब होता है? जब उससे प्यार के दो मीठे बोल बोले नहीं जाते हैं, जबकि इसमें कुछ खर्च नहीं करने पड़ते हैं। अभी भी हमारे जीवन की वेदना का अंत नहीं हुआ है। आज मेरी एक और पीड़ा को महसूस कीजिए। उदय मुझे अपने घर यानी बाबूजी के पास पहुंचाकर वापस झांसी लौट जाता है। घर का वातावरण विगत 2 वर्षों से ठीक ठीक चल रहा था। रोज़मर्रा के घरेलू झगड़े तो पारिवारिक जीवन में खास मायने रखते हैं। संदीप की भी शादी हो जाती है। वह अपने परिवार के साथ सुख जीवन जी रहा है। अमित भी प्राइवेट में नौकरी लग गई और पम्मी भी उसी कॉलेज में डेली वेज पर क्लासेस ले रही थी और पीएचडी करने के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवा लिए हैं। अब घर में पम्मी की शादी की बातचीत चल रही है और उसे देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं। बाबूजी पम्मी को दिल्ली से घर आने की खबर भेज दी है और पम्मी घर आने के लिए हामी भी भर देती है। घर में खुशी का माहौल है। तरह तरह के पकवान बनने की खुशबू रसोई से आ रही थी। पतिदेव पुराने ख्यालात के हैं, इसीलिए वे सब रस्में सादगी से घर में ही रखना पसंद करते हैं। उदय और शालिनी आए हुए हैं। शालिनी काम वाली के मदद से रसोई के काम संभाल रही है। लड़के वाले के घर से वर समेत 10 लोग पधारे थे। घर में उत्सव का माहौल है। परिवार पहली नज़र में ही बहुत सभ्यशालीन दिख रहे हैं। आपसी बातचीत से अच्छा अनुभव हम लोगों को हुआ। पम्मी भी लड़के से बातचीत करके सामान्य सी दिखी। औपचारिकताएं पूरी हो गई, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हुई थी। शादी विवाह का मामला गंभीर और संवेदनशील होता है, तो दोनों परिवार और लड़के लड़की की रजामंदी भी ज़रूरी है। मैं तो एक लड़की की शादी में धोखा खा चुकी हूँ, तो इस बार पम्मी की भी राय जानना बेहद ज़रूरी है। उसकी इच्छा के विरुद्ध फैसला नहीं होने दूंगी। मैंने बहू शालिनी को कह दिया है पम्मी के मन का हाल जानने के लिए। पम्मी 2-4 दिन रुकने के बाद दिल्ली चली जाएगी। यह बात सुनते ही बाबूजी नाराज हो जाते हैं। अब तुम नहीं जाओगी पम्मी, तुम्हारी शादी तय हो रही है। पम्मी ने कहा, बाबूजी मैं विवाह से कहाँ इनकार कर रही हूँ, लेकिन जब तक कहीं तय नहीं हो जाता मुझे अपना काम करने दीजिए। मैंने पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और कॉलेज में क्लासेस भी ले रही हूँ। संभावना है इसी कॉलेज में परमानेंट बहाली भी हो जाए। बाबूजी बौखला गए। तुम्हें जरा सी छूट क्या दिया गया? तुम बदतमीजी से पेश आ रही हो। अपनी मनमानी करना बंद करो। मैं इसीलिए तैयार नहीं था तुम्हें दिल्ली भेजने के लिए। अकेले रहने का यही नतीजा निकलता है। मुझे पहले से ही अंदेशा था, लेकिन तुम्हारी माँ को तो अपनी बेटी को कलेक्टर बनाना था। मेरी बातों का अवहेलना करके तुम्हें दिल्ली छोड़कर आई थी। अब क्यों मुंह में दही जमाए बैठी है? देख लिया ना बाहर अकेले रहने का नतीजा। तुम्हारे कारण तुम्हारी माँ पहले भी सजा भुगत चुकी है। अब आगे पढ़ाई के नाम पर घर को तमाशा घर नहीं बनाओ। पम्मी, लेकिन बाबूजी मैं कहाँ गलत हूँ? पढ़ाई और नौकरी ही तो करना चाह रही हूँ। तुम माँ बेटी कहाँ कभी गलत रहती हो? गलत तो मैं हूँ। तुम दोनों पर अत्याचार करता रहता हूँ। देख रही हो ना बेटी की करतूत। दोनों बाप बेटी की विवाद चल रहा था। मैं खामोश बैठी दोनों की बातें सुन रही थी। मन ही मन सोच रही थी पम्मी शादी से मना तो नहीं कर रही है और अभी विवाद तय भी नहीं हुआ है, तो पम्मी को नौकरी और पीएचडी करने से मना करने का कोई तर्क समझ में मुझे नहीं आ रहा था। यह तो एकमात्र एक जिद है। वाद विवाद बढ़ते ही जा रहा था। मैंने अपनी खामोशी तोड़ते हुए पम्मी को डांटा, अंदर जाओ। बाबूजी से बहस क्यों लगा रही हो? तुम ही समझाओ बाबूजी को। बाबूजी कब मेरी बात मानी, समझी और महत्व दिया है कि अब मेरी बात आसानी से मान जाएंगे। कई दिनों से घर में कलह मचा रहा। एक तरफ पति मुंह फुलाए बैठे हैं, दूसरी तरफ पम्मी जाने के लिए टिकट कटवा लिया है। ऐसा लग रहा था मानो घर के वायु में मनुष्यत का विष भर गया हो। मन मारकर रात का भोजन बनाती हूँ, पर इन्होंने न खाने से मना कर दिया। आज फिर सागर शांत अब कैसे उफान लेकर आने वाला है। मैं बड़ी संकट में फंसी थी। अगर पम्मी की तरफ से बोलती हूँ तो पति के क्रोध को झेलना पड़ेगा। उनकी कटाक्ष बातें दिल को घायल करने वाली होती है। अब मैं फिर अपने नसीबों को कोसने लगी हूँ।
पत्नी बनकर बोलती हूँ तो जनमुरीद की उपाधि मिलती है, और अगर माँ बनकर बोलती हूँ बेटी का हमेशा समर्थन करती हूँ, और पति विरोधी के उपाधि मिलती है। सहानुभूति शब्द तो जैसे मेरे लिए पति की डिक्शनरी में लिखा ही नहीं है। उम्र गुजर गई डरते डरते, बार बार इस गृहस्थी के जंजाल से मन में झुंझुलाहट भरने लगा है। कभी कभी लगता है सब छोड़ छाड़ कर अज्ञात जगह चली जाऊं। घर में अब तो ज़्यादातर हम दो ही प्राणी रहते हैं, मैं और पति। फिर भी प्रेम भाव का नामो निशान नहीं। ऐसी गृहस्थी में तो आग लगा देनी चाहिए। कभी कभार व्याकुल मन में ऐसी सनक सवार हो जाती है, जब अकेले सिर पर सारी बोझ पड़ेगी तब होश आएगा, तब मालूम पड़ेगा कि गृहस्थी कैसे चलती है। अगर मुझे जरा भी भान हो जाता कि जिंदगी भर कष्ट विपत्ति झेलनी पड़ेगी तो कभी विवाह का नाम ही नहीं लेती। अच्छा होता अविवाहित रहकर मीरा की तरह श्री कृष्ण की सेवा में जीवन बिता लेती। तरह तरह के कुत्सित भाव मन में आ रहे थे। जब मैं कम पढ़ी लिखी होकर भी लड़कियों की शिक्षा का महत्व समझ सकती हूँ, इन्होंने तो उच्च शिक्षा ग्रहण की है। बाहरी समाज दुनिया को हमसे बेहतर समझने की शक्ति रखते हैं, फिर भी अपनी सोच को क्यों नहीं बदलते। थोड़ा तो अपनी बेटी के प्रखर बुद्धि, उसकी योग्यता और शिक्षा की क्षमता को पर पाते और उसे हौसला देते गगन तक उड़ान भरने की। पम्मी में काबिलियत है, वह गर्व महसूस कराने की ताकत और जुनून का जज्बा भी रखती है। उस पर एक विश्वास तो रखते। रौब दिखाकर कब तक शासन करेंगे, और पम्मी के पैरों पर रूढ़िवादी विचार का जंजीर बांधकर अपनी बात मनवाएंगे। मैं घुड़कियां खाकर जीवन बिता दिया, लेकिन आजकल बच्चे ऐसा नहीं करना चाहते हैं। पम्मी तो विवाह के वजह से आई थी, लेकिन जब उसकी शादी अभी तय नहीं हुई तो उसे जाने देने में हर्ज ही क्या है। ज़्यादा बेवजह का रोक टोक और अविश्वास से मन में विद्रोही भाव जन्म लेने लग जाता है। पम्मी भी विद्रोही भावना से ग्रसित हो चुकी है। एक होनहार लड़की का जीवन पिता के जिद और अहम के कारण किसी संकट में ना फंस। कल उसकी दिल्ली की ट्रेन है। उसके जाने के बाद मुझ पर कौन सा वज्रपात गिरने वाला है। माँ का नाजुक दिल बहुत घबरा रहा है। यह जानने के लिए मेरे साथ कहानी के अगले भाग तक बने रहिए, और अब तक मुझे अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए।